गोविंद सिंह जी, सबसे पहले हम लोग आपसे जानेंगे आप ही के बारे में कि कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आपका इंटरेस्ट जो है ये सोशल मीडिया अपना जानवरों के प्रति जो आपका ये इंटरेस्ट बना, एनजीओ के बारे में कहाँ से आपका ये ख्याल आया? तो मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे मैं पैदा हुआ, वहीं पला-बड़ा। तो मेरी मम्मी जो है वो मुझे रेस्क्यूज़ वगैरह भेजती थी, मुझे और मेरी बहन को, कि भाई फलानी जगह नाली में पपी फँसा हुआ है, उसको ले आओ, नहला दो, और इस तरह करती थी। तो जानवरों के प्रति एक रुझान था। अब मैं जब जानवर कहता हूँ, मेरा मतलब गली के कुत्ते वही ज़्यादा दिखते थे। तो बचपन में एक सोचा था कि हाँ भाई, बड़ा होऊँगा तो इनकी मदद करूँगा। तब तक तो मदद इतनी सीमित थी, भाई खाना खिला दिया, जो मम्मी ने कहा रेस्क्यू कर दिया। खैर वो सपना छूटता-छूटता चला गया, एक करियर की आप उसमें चले जाते हैं। मैं यूएस पहुँच गया, जब मैं 23 का था, मैं यूएस चला गया, वहाँ पे मेरा अपना बिज़नेस था। तो मुझे यही था कि भई मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ जहाँ मेरा रहने-खाने का खर्चा चल जाए, पर मुझे सारा दिन यही नहीं है कि काम ही करना पड़े। मैं अपनी किताबें पढ़ सकूँ और अपने जो इंटरेस्ट है वो परस्यू कर सकूँ। तो 10 करीब 30-31 का जब मैं था, तो उस मुकाम पे मैं पहुँच गया कि भई, पर अब टाइम था मेरे पास, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था उस टाइम के साथ मैं करूँ क्या? तो मैं खुश नहीं था। सैटिस्फैक्शन एक जो है नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो यार, हम थोड़ा टाइम तो मस्ती-वस्ती मारने की कोशिश की, पर वो तब भी बात बनी नहीं। तो मैंने कहा चलो यार, इंडिया चलते हैं, वहाँ खोजते हैं कुछ। इंडिया आया, यहाँ भी 1 आध 2 गलत टर्न लिए, उसके बाद एक टर्न पे मुझे एक लेडी मिली, लॉरेन। तो वो ओल्ड थी काफ़ी, उनके पास ना पैसे थे, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, और फिर भी वो 40 से 60 स्ट्रे डॉग्स की मदद कर रही थी। तो उन्हें देखा तो लगा यार कि धिक्कार है हम पे, ये दूसरे देश से आके हमारे देश में ऐसे-ऐसे कर रही हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास भगवान का दिया इतना कुछ है, और तब भी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो वहाँ पे मेरी ज़िंदगी की दिशा, जिसे आप कहेंगे, बदल गई। ये बात है 2012 अगस्त की। 2013 फरवरी से उनके साथ हमने काम करना शुरू कर दिया। उनकी मदद करी तो लगा कि यार, हम कुत्तों की मदद कर रहे हैं, तो ये तो पैदा होते रहते हैं। अब एक कुत्ते की मदद करते हो, वो 8 के जन्म दे देता है। तो हमने कहा कि ठीक है, दिल्ली जाके स्टरलाइज़ेशन एक प्रोग्राम की हमने शुरुआत करी। वहाँ पे स्टरलाइज़ कर रहे थे, तो लगा कि भई, अब हम एक डॉग को स्टरलाइज़ करते हैं, इतनी देर में तो 10,000 मुर्गियाँ कट जाती हैं, बकरे कट जाते हैं। तो लगा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ़ कुत्तों की नहीं, और भी जानवरों की मदद हो, गाय की मदद हो, बकरे की मदद हो, और मदद के साथ-साथ लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि कहीं पे हम इन्हें पीछे छोड़ आए हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, कि हम एक जगह शुरू करेंगे जिसका मुद्दा रहेगा टू हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड। तो ये पीपल फार्म के आइडिया की शुरुआत थी 2014 दिसंबर में। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी। मेरा हिमाचल से कनेक्शन तो पहले का ही था, मेरी भाभी यहाँ से हैं। तो इस तरह पीपल फार्म की शुरुआत हुई। ठीक है। तो रोबिन जी क्या कहते हैं कि जो आज की डेट में जो ये बेजुबान जो बेसहारा पशु हैं, जो उनकी इतनी दयनीय जो इनकी हालत है, रोड पे आप देख सकते हैं, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उसके लिए किसे ज़िम्मेवार मानते हैं या उसके लिए क्या चीज़ एक नई सोच उसमें एक पहल कर सकते हैं कि उनके साथ जो है थोड़ा अच्छा बर्ताव हो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी एक शख्स या किसी एक पॉलिसी की तरफ हम उँगली उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ज़िंदगी की रफ़्तार इतनी तेज़ हो गई है कि हम इनके बारे में सोच नहीं पा रहे। नहीं तो जो अहिंसा की जो वैल्यू है, वो हमारी अपनी है। जैसे आज लोग वीगन डाइट की बात करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जबकि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। जो लोग हैं, जिनकी असल में जिनके अहिंसा का संस्कार दिया गया, वो देखते हैं भई, चाहे मीट की बात हो या दूध की बात हो या अंडे की बात हो, अगर इसके पीछे किसी को भी तड़पाया जा रहा है, इनफैक्ट किसी मतलब कोई कोई खाना ही ऐसा है जिसके पीछे किसी को बहुत ज़्यादा बंधुआ मज़दूरी करनी पड़ती है, तो लोग वो चीज़ें खाना छोड़ देते हैं कि मेरे को इस पाप का भागीदार नहीं बनना। तो कहीं पे जो अहिंसा की जो वैल्यूज़ है ना, उसको देखना होगा। कहीं पे सक्सेस की परिभाषा को बदलना होगा। सक्सेस का मतलब यही नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। सक्सेस वो है कि भई, आप अंत में भगवान को मुँह दिखाने लायक हैं, आप अपना जीवन संतुष्टि से जी रहे हैं, आप 4 और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। तो कहीं पे पेरेंट्स को और स्कूल को ये वैल्यूज़ इन्फोर्स करनी पड़ेगी। हम इंसानियत की बात करते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं तो हम पशु पैदा होते हैं। जी। तो कहीं पे वो जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें इंसान बनाते हैं, वो संस्कार वापस लाने होंगे। जी। तो रोबिन जी किस तरह देखते हैं जो आज की डेट में जो स्लॉटर हाउस है जहाँ पर गायों को और कई जानवरों को काटा जाता है और उससे भी बहुत बड़ी चीज़ जो जानवरों के साथ जो एक मानसिक और जो शारीरिक उनके जो पीड़ाएं हैं जो उनको दी जाती है और स्लॉटर हाउस की अगर हम बात करें तो स्लॉटर हाउस एक दो यहाँ पर नहीं होंगे और सरकार से परमिशन ज़रूर लेते ही होंगे। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये किस तरह से इसको रोका जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, इसके इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एक दोहरी अप्रोच रहेगी, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो यही है कि जो लोग हैं,
इस प्रवृत्ति से दूर जाएँ कि हमें जानवर खाने हैं और हमें जानवरों से बने हुए उत्पाद खाने हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। फल हैं, मेवे हैं, अनाज है, बल्कि इससे किसानी को भी प्रमोशन मिलेगी अगर हम जानवर वाले उत्पाद से दूर जाएँ। इन शॉर्ट टर्म हाँ भाई, बचकानी बात होगी अगर मैं सोचूँ कि लोग रातों-रात एकदम खाना छोड़ देंगे। तो उसमें जो डेयरीज़ हैं, स्लॉटर हाउसेज़ हैं, वहाँ सरकार का ज़्यादा दखल होना चाहिए, ताकि पता लगे कि बछड़ों को मारा नहीं जा रहा। जैसे डेयरी वाले सोचते हैं कि भई ये जो बछड़ा है, ये 4 किलो दूध पी जाएगा, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम, तो ये तो ₹200 इस तरह खा जाएगा, महीने के ₹6000, तो 6 महीने में ₹36,000 खा जाएगा, तो इसको मारो या इसको सड़क पे छोड़ आओ। सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि जिस पे निगाह रखी जाए कि ऐसा नहीं हो रहा। स्लॉटर हाउस में सूअर की खाल क्योंकि सख्त होती है, उसको ज़िंदा उबाल देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना? बस जिन्होंने खाना है, वो कम खाएँ, और जो आ रहा है उसके पीछे भी जानवर को ना जीते जी, ना मरते हुए कष्ट नहीं हो। तो रोबिन जी, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपके भी फेसबुक पेज के माध्यम से देखते हैं कि लोगों में दूध को लेकर एक बहुत असमंजस जैसी है कि आज अगर हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में दूध जो है कई परिवारों के लिए एक आजीविका का साधन है जिनसे उनका घर चलता है। सोशल मीडिया पे कई बहस हमने देखी है, जो लोग आपस में कमेंट के ज़रिए बहस करते हैं कि दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। उसमें आपकी क्या राय है कि दूध किस हद तक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किस तरह ये आजीविका का साधन है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए? देखिए, अगर सिर्फ़ हम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 90% जो लोग हैं, वो दूध को पचा ही नहीं पाते। तो ही लोगों का जो पेट है अब अपसेट ही रहता है। आप किसी भी 20 साल के बच्चे से पूछ लो, 30 साल के आदमी से पूछ लो, सबका पेट अपसेट है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो दूध तभी सही है कि अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके पास अनाज नहीं है, आपके पास दाल नहीं है, आपके पास फल-फूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेवे नहीं है, तो दूध आपको एक कंप्लीट मील दे देगा। लेकिन हम उस स्टेज में नहीं है, हमारे पास सब कुछ है खाने को। रही बात आजीविका की तो हाँ, ये है कि अब ये सरकार की पॉलिसियों की वजह से लोग इस पे निर्भर हैं। पर ये अधूरी पॉलिसी है, क्योंकि लोग गाय पाल तो लेते हैं, उसको बैठ जाती है तो लोगों को कहाँ सपोर्ट मिलती है। अगर गाय का पैर टूट जाता है तो निकटतम एक्स-रे की जो सुविधा है वो पालमपुर की है। तो मुझे लगता नहीं कि हमारे पास फैसिलिटी है कि हम दूध से सस्टेनेबली पैसा कमा पाएँ। लोग बस वो बड़ी मुश्किल से चला ही रहे हैं, तो उसकी जगह बेहतर होगा कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं। जैसे हम जॉई है, जॉई को काट के काट के गाय को ना खिलाएँ और बीज तक जाने दें, तो वो ओट्स जो हैं वो बिक जाएँगे। हमारे यहाँ ही आप देखेंगे बड़ी सारी हर्ब्स हम उगाते हैं, उसको सुखा-सुखा के बेचते हैं। पालमपुर से ही ये मैं पौधे लाया हूँ, और ये उगाई, ये रोज़मेरी है, ओरेगनो है, ये 3-3 हज़ार रुपए किलो सुखा के बिकती हैं। तो फार्मर को नए जो तरीके हैं, हम इंटरनेट युग में आ गए हैं, वो थोड़े जानने होंगे, और हमारा फार्म ओपन है, कोई भी आके सीखना चाहता है कि हम क्या बना के कहाँ बेच रहे हैं, हम सब सिखाने को तैयार हैं। रोबिन जी, एनिमल राइट्स के ऊपर जैसे सरकारें बहुत से वायदे करती है, बहुत से कागज़ों में अपने प्रावधान लाती है, तो एनिमल राइट्स के ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या ये कागज़ों तक सीमित है या ग्राउंड लेवल पे भी इनकी इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है? मोस्टली तो कागज़ों तक ही सीमित है, क्योंकि एक तो पुलिस को ही इत्तिला नहीं है कि क्या-क्या कानून है, जो कानून हैं भी, वो भी इतने सख्त नहीं हैं। और लोगों को भी नहीं पता कि जानवरों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो पुलिस के पास जा सकते हैं। तो एक ये अवेयरनेस लोगों के लेवल पे आने की ज़रूरत है, और पुलिस के केस में एक सेंसिटाइजेशन होने की ज़रूरत है। तो जैसे कोई पुलिस महकमा चाहता है कि हम एक वॉलंटियर प्रोग्राम रख के उन्हें अवगत करा दें, तो हम टोटली करा सकते हैं। जैसे कि हमने एनिमल राइट्स की बात की, तो अभी कुछ सालों से जो है हिमाचल सरकार ने बंदरों को मारने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि बंदर कहते हैं कि लोगों के खेतों में जाके उनकी जो फसल है उसको बर्बाद करते हैं। तो हिमाचल सरकार ने ये भी इजाज़त दी है कि जो बंदर को मारेगा उनको कुछ पैसे 300-500 ऐसा कुछ रुपया जो उनको मिलेगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि हिमाचल सरकार द्वारा ये लिया गया ये जो स्टेप है, जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, तो ये कितना हद तक सही है या इसे रोकना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है ये 2-3 स्तर पे ये बात गलत है। एक तो सबसे पहले ये एक इल्लीगल कदम है, चाहे उनकी मंशा ठीक है कि भई किसानों का नुकसान बंदर कर रहे हैं, तो बंदर वर्मिन है, इन्हें हटाओ। वो जो तरीका है, अगेन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट थोड़ा ना सस्पेंड हो गया है। तो बंदरों को आप कह दें कि कोई भी कैसे भी मार दे, वो इल्लीगल है। पहले तो ये होना चाहिए कि डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ पोचर्स हो, जो ह्यूमेन तरीके से ही बंदरों को मारें, अगर मारना है तो भी। दूसरा, इस पॉलिसी से क्या हो रहा है कि लोग जहर वाले आटे के पेड़े लगाते हैं, तो उससे उस दिन 6 गाय मर गईं। तो ऐसा नहीं है कि बंदर ही मर रहे हैं, इससे और भी नुकसान हो रहा है। तीसरा, अगर आप लोगों को पैसा दे रहे हैं किसी जीव को मारने के लिए,
तो आप उन्हें क्या संदेश दे रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे के लिए किसी की जान ले लेना ठीक है, क्योंकि जो ये जो क्रिमिनल होते हैं, जो जो बलात्कार करते हैं, जो खून करते हैं, वो पहले ही ऐसे थोड़ा ना लोगों से शुरुआत थोड़ा ना करते हैं, वो जानवरों से शुरुआत करते हैं। तो ये जो सरकार की पॉलिसी है, ये समाज को अनसेफ बना रही है। तो रोबिन जी क्या कहते हैं कि जो अभी जो जैसे सरकार ने प्रशासन ने गौशालाओं का निर्माण किया है, सराह में भी गौशाला है, लेकिन देखा जाए तो गौशालाएँ तो लोगों ने सरकार ने बना दी है। लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो गऊओं के लिए, जो जानवरों के लिए वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ मुझे लगता है वहाँ पर वो नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गौशालाएँ तो बना दी है, तो क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है और वो क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे आप देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, फैसिलिटी से भी ज़्यादा ना आपको गौशाला चलाने के लिए वो लोग चाहिए जिनका इंटरेस्ट है, जो जिनको जानवरों से लगाव है, जिनको गाय से प्यार है। प्रशासन मुझे नहीं पता किस तरह के वो लोग हायर करते हैं चलाने के लिए, पर गौशालाएँ सुचारू रूप से नहीं चलती। अब जैसे हमारे यहाँ से ठीक है, हमारे डॉक्टर साहब तो चले जाते हैं, कोई भी रेस्क्यू कॉल आती है। पर जब तक एक वॉलंटियर्स की कमेटी ना हो जो ओवरसी करे कि हाँ भाई, रोज़ जो चारा है, हरा चारा, भूसा, वो सब मिल रहा है, बछड़ों को अलग रखा गया है या नहीं रखा गया, वो चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल सकती। ये लेबर ऑफ लव वाला काम है। दूसरी बात ये है कि अगर सुचारू रूप से ये गौशालाएँ चल जाती हैं ना, तब भी सरकार के लिए बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि एक गाय जो है वो 8 साल 7-8 साल दूध देगी, उसके बाद वो गौशाला चली जाएगी, अगर कोई छोड़ना चाहेगा तो। वैसे तो लोग सड़क पे ही छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे भी अगर उसको ठीक से रखा जाए तो वो 7-8 साल काटेगी। अब वो 7-8 साल काटेगी तो गौशाला तो आपकी 1 साल में पूरी भर गई और वो भरी रहेगी अगले 7-8 साल। तो जो लोग सड़क पे गाय छोड़ रहे हैं हर साल, क्योंकि लोग तो डेयरी प्रोड्यूस कर ही रहे हैं ना, तो वो गाय सड़क पे आ ही रही हैं। तो जब किसान जाएगा सरकार के पास कि मैं क्या करूँ इस गाय का, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। तो या तो गौशालाएँ बहुत बड़े स्तर पे होनी चाहिए, जैसे हरियाणा में हैं, गुजरात में हैं, ऐसी गौशालाएँ यहाँ होनी चाहिए जहाँ पे डॉक्टरी फैसिलिटी भी हो और जहाँ पे एक वॉलंटियर्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो। रोबिन जी, आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि जैसे राजनीति के एक सबके सर पे चढ़कर बोलती है। तो राजनीति में भी और अगर हम देखें तो आज जानवरों को धर्म और मज़हब के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं भी हिंदू हूँ और बचपन से यही कहा गया है कि भई मतलब किसी भी जानवर के प्रति हिंसा मत करो, पर एक गाय को एक स्पेशल दर्जा दिया गया। अब मुझे लगता है कि इस दर्जे को मैं इस्तेमाल तो नहीं कहूँगा, पर ये जो दर्जा है, जो लोगों में जज़्बा है गाय के प्रति, अगर हम वो जज़्बा याद दिलाएँ लोगों को ताकि उनका गाय के प्रति प्रेम बढ़े, तो ठीक है। पर अगर हम ये जज़्बा याद दिलाते हैं ताकि उनके मन में और इंसानों के प्रति नफ़रत बढ़े, तो वो गलत है। रोबिन जी, अभी हमने कुछ समय पहले आपको फ़ेसबुक पेज के माध्यम से देखा कि आपने एक मुहिम जो है कुछ कंपनी डेयरी कंपनीज़ के खिलाफ जो है आपने छेड़ी हुई है। उस मुहिम के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? हाँ, देखिए, वो जो मुहिम है ये है कि हम जो इंडिया में 30% लोग वेजिटेरियन हैं और हम वेजिटेरियन भई इसलिए हैं कि हम नहीं चाहते किसी भी जानवर को हमारे वजह से चोट पहुँचे। तो ही लोग अंडे भी नहीं खाते। भई अंडे में जान नहीं है, पर अंडे के लिए मुर्गी को तो तड़पाया जा रहा है ना पोल्ट्री फार्म में जाके, वो कट रही है। तो ठीक इसी तरह जिस तरह अंडे के लिए बाद में मुर्गी कटती है, चाहे अंडे में जान नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग डेयरी कंपनियों से ये पूछें, जैसे यहाँ पे वेरका है, उनसे ये पूछें कि आप जहाँ से दूध सोर्स कर रहे हैं, वो लोग बूढ़ी गाय का क्या कर रहे हैं? क्योंकि गौशाला की हालत तो आपको पता है। वो लोग बछड़े का क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब जब से ट्रैक्टर आ गए, तो आदमी भी बेकार हो गया और बछड़े भी बेकार हो गए। तो लोग क्या कर रहे हैं बछड़े का जो दूध के लिए पैदा किया जाता है? ये क्लीन मिल्क मुहिम है। तो कुछ लोग जो हैं अब क्योंकि सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है और कुछ लोग ठीक सोचते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ में गलत भी सोचते हैं। तो हमने देखा है फ़ेसबुक पेज के माध्यम से आपके पेज पे भी हमने देखा है लोग ट्रोल्स करते हैं और कुछ लोगों की ये भी जानने की एक इच्छा है कि क्या पीपल फार्म में भी दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? या उसके लिए पीपल फार्म क्या करता है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल हमारा वीगन फार्म है, तो दूध, दही, मक्खन इत्यादि का कोई उपयोग नहीं होता। हाँ, हम प्लांट बेस्ड मिल्क बनाते हैं, जैसे मूँगफली का दूध बनाते हैं हम और मूँगफली के दूध का दही बनाते हैं। मूँगफली का दूध जो है उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है और एक तो प्योर है, हम घर में बना रहे हैं और आम दूध से सस्ता पड़ता है। जब हमें पनीर की आवश्यकता होती है तो हम सोयाबीन का दूध बनाते हैं, वो पनीर बनाते हैं। वो पनीर हमें ₹160 किलो से नीचे ही पड़ता है, हम आगे ₹200 किलो का बेचते भी हैं। और पनीर जो है 320 है, तो पनीर से सस्ता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है।
तो हम ये हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं और लोगों को भी एनकरेज करते हैं, बनाना सिखाते भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे को कोई बिज़नेस करना है कि हमने नया प्रोडक्ट बना लिया, हम सिखाते हैं सबको। रोबिन जी, क्योंकि पीपल फार्म और आप स्पेशली फेमस हैं जानवरों के लिए जो प्यार है आपका और उनकी देखभाल के लिए, साथ ही साथ पीपल फार्म जो है कुछ प्रोडक्ट्स भी आजकल बना रहा है और जैसे आपने बताया बेचा जा रहा है और शायद ऑनलाइन भी आप उसको बेच रहे हैं। तो थोड़ा अपने जो आपके पीपल फार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, मैं हमारे यहाँ 4 तरह के उत्पाद हैं। एक तो वो हैं जो हम सामान बाहर से खरीदते हैं, जैसे मूँगफली खरीद ली हमने, उसके बाद यहाँ पे उसको भूना और उसका बटर बना दिया। तो जैसे पीनट बटर बहुत लोग खाते हैं, जो जिम जाते हैं ख़ासकर वो लोग। ये हम लोकली भी बेचते हैं। अब लॉकडाउन के दौरान लोकली तो एकदम सेल्स कम हो गई, तो हमने अमेज़न पे भी हम इसे बेचते हैं। तो इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होती है। तो ये हमारे होममेड प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा हम पुराने कपड़े के चीज़ें बनाते हैं, जैसे पुराने कपड़े का प्लेस मैट्स वगैरह बनाया, इनको ये रीयूज्ड आइटम्स, ये भी हम अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं। तीसरे प्रोडक्ट्स वो हैं जो हमारी खुद की किसानी के हैं, जैसे हल्दी उगा ली हमने, पुदीना, कड़ी पत्ता, लेमन ग्रास, बेसिल, भाबड़ी, ओरेगनो, लैवेंडर, मोरिंगा जिसे साजक फली कहते हैं, ये सब हम उगाते हैं। इनके जो पत्ते हैं इनको सुखाते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। सुखाने से क्या है, अब इनको सारा साल हम बेच सकते हैं और सुखाने के बाद हम इनको अमेज़न पे बेचते हैं। इन चीज़ों का ताज़ा कोई मूल्य नहीं मिलता। सुखा के बेचे तो यही चीज़ें 1000 से 3000 रुपए किलो आप अमेज़न पे रिटेल कर सकते हैं। अब जो चौथे प्रोडक्ट हमने शुरू किए हुए हैं वो हैं गोबर के। तो हम जैसे गोबर के दिए बनाते हैं, तो दिवाली पे वो दिए बेचते हैं। उसके बाद हम कुछ गोबर के गमले भी बनाते हैं। वो हम शिप नहीं करते क्योंकि वो टूट जाते हैं, पर लोकल जैसे लोग हमसे ले जाते हैं। रोबिन जी, जानवरों के प्रति जो ये व्यवहार है लोगों का और नेचुरली उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कानून, एक बड़ी बात है, और सरकार प्रशासन। तो उसमें आपकी सरकार से और जो कंपनीज़ हैं आपकी क्या मांग रही कि उनको क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, क्या कानून ऐसे बनाने चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए, कंपनीज़ का मुद्दा तो हमेशा प्रॉफ़िट रहेगा ही। तो कहीं पे सरकार की ये पॉलिसी आनी चाहिए जहाँ पे ये चेक हो कि कंपनीज़ जो हैं ना जानवरों को दर्द पहुँचाएँ पैसा कमाने के लिए, ना वातावरण को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमें लगता है कि ये चीज़ हमें सस्ती मिल गई है, उसकी कीमत लॉन्ग टर्म में आप और मैं चुका रहे हैं। चाहे वो जानवरों के साथ गलत हो रहा हो, चाहे पर्यावरण के साथ। आज कोरोना जीता जागता नमूना है। अगर चीन में इस तरह मीट का व्यापार ना हो रहा होता, तो पूरा विश्व ठप ना पड़ा होता। तो गोविंद जी, किस तरह देखते हैं कि आज इंसान जो है जंगलों की तरफ रुख कर रहा है, जंगलों को काट रहा है, वहाँ पर अपने फैक्ट्रीज और अपने घर जो है बना रहा है। तो वहाँ पे जो जंगलों में रहने वाले जानवर है, जब वो वहीं अपनी ही जगह पे जब लोग आते हैं जानवर, तो वहीं के जो लोग अब जो वहाँ पर बस चुके हैं वो उनके साथ वो क्रूरता वाला व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, काटते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? दोगलापन है, पर मैं तो निरुत्तर हो जाता हूँ। देखिए, ये जो काम है ना, इसमें समाधान कम है, सवाल ज़्यादा हैं। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि अब जो लोग वहाँ बस गए हैं, अब वो तो अपने बच्चों के लिए बाघ से यही कहेंगे ना, ये बाघ यहाँ आ गया है। तो जो गलत हो गया वो तो हो गया, पर मुझे लगता है इससे सबक लेते हुए हमें अपने भविष्य को बदलना चाहिए कि बस यार, और जंगल ना काटें और पेड़ ना काटें, मकान कच्चे बनाएं और थोड़ा अपने आप को इतना फैलाएं ना, कम करें। मैं तो ये तो कहता हूँ कि पॉपुलेशन भी थोड़ी लोगों को चाहिए कंट्रोल करे। लोग ज़्यादा होंगे तो जंगलों में ही फैलेंगे, कहाँ जाएंगे। रोबिन जी, आपसे एक पर्सनल सवाल है। हमने फेसबुक पेज के माध्यम से और आपके पेज में कमेंट के माध्यम से हमने देखा है, लोग खैर आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और लोग आपको प्यार करते भी हैं। लोगों के मैंने कमेंट कई बार उसमें देखे हैं कि रोबिन जी जब भी आते हैं, कोई भी वीडियो में आते हैं, तो रोबिन जी उल्टी कैप डाल के आते हैं। उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ। तो टोपी तो देखिए मैं इसलिए पहनता हूँ, जब से बाल झड़ गए तो थोड़ा मैं कॉन्शियस फील करता हूँ कि यार मैं कैसा दिखता हूँ, तो टोपी इसलिए मैं पहनता हूँ। उल्टी इसलिए, जब ये शूट कर रहे होते हैं ना, तो फेस पे सारा शैडो आ जाती है, तो इसलिए मैं उल्टी पहनता हूँ। इसको खासा राज नहीं है बहुत बड़ा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रोबिन सिंह जो पीपल फार्म के को-फाउंडर हैं और आपने जाना, उनको समझा, उन्हें देखा है कि किस तरह से सरकार और जो कंपनीज़ हैं, जानवरों के प्रति उनका क्या रवैया है, क्या व्यवहार है और किस तरह से हमें हमें खुद भी अपने आस-पड़ोस में जानवरों के प्रति जो हो रहे हैं अत्याचार या एटलीस्ट हम लोग जो जानवरों के प्रति अगर हम उन्हें जो आस-पास के जो आवारा जानवर हैं, अगर हम उन्हें फ़ीड करें, अगर उन्हें हम लोग उनकी केयर करें तो कई एक तो बीमारियों से हम लोग भी और वो जानवर भी बच सकते हैं और दूसरा उनकी केयर भी हो सकती है। और पीपल फार्म के ज़रिए हम लोग
जानवरों को जोड़ भी सकते हैं कि जो कहीं किसी दुर्घटना में शिकार हो गए हैं जानवर, तो पीपल फार्म में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8-10 किलोमीटर के रेडियस में। हमारे गाँव के 8 किलोमीटर रेडियस में कर सकते हैं। जी। तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पीपल फार्म रॉबिन जी इसके लिए बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, और उनकी पूरी टीम मैंने आज देखा है, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे काम को मैंने जाना है, तो बहुत ही दिल से ये जानवरों के लिए काम करते हैं।